to make the provisions of nikah and the subject matter of study of on nikah easy, I would like to first discuss the kinds of Muslim marriages with their grounds and effects. सबसे पहले हम मुस्लिम विवाह के प्रकारों के वर्गीकरण के कारण और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे. ओके, द अदर प्रोविजंस वुड बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द वीडियो. ठीक है, वीडियो नंबर 7 7वीं सीरीज के दूसरे वीडियो में बी सी डी में डिस्कस की जाएगी. नाउ प्राइमरली आई हैव क्लासिफाइड ऑल काइंड्स ऑफ मैरिजेस इनटू टू ग्रुप्स. जनरल मैरिजेस for uncertain time. Generally marriages are not for certain time. पहले ग्रुप में हमने सामान्य विवाहों को रखा है जिसमें कि अनिश्चित समय के लिए जो विवाह होते हैं उनकी बात की गई है. जनरली समाज में अनिश्चित समय का विवाह होता है. But on other hand, for a certain time, for a fixed time, marriage for a fixed time, that is called as muta marriage. It is recognized only in Shia. ये केवल सिया विधि में मान्यता प्राप्त है. ठीक है, द मुता मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन सियाज. नाउ लेटर ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ मैरिज. द कंडीशंस ऑफ मैरिज वुड बी डिस्कस्ड इन वीडियो सीरीज 7B. विवाह की शर्तों को हम पढ़ेंगे 7B में, तो इनको आप वहां जरूर पढ़िएगा. ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ मैरिज, the marriage have been categorized into two groups. When all the conditions of a valid marriage is fulfilled, the marriage is called as sahih, valid marriage. Okay, where some of the conditions are not fulfilled or only some of the conditions are fulfilled, then on the basis of nature of the non-fulfilled conditions, either it would be a fasid irregular marriage or batil void marriage. The kind of fasid or irregular marriage is accepted only in Sunnis. ठीक है, तो जहां सभी शर्तें पूरी होंगी वहां विवाह सही होगा, वैध होगा. जहां कुछ शर्तें पूरी नहीं होंगी वहां या तो फासिद अनियमित या बातिल शून्य होगा. When we will study the conditions, specifically I will specifically speak with every condition that non-fulfillment of condition will turn the marriage whether into a fasid marriage or in batil. जब हम लोग शर्तों की चर्चा पढ़ेंगे, विवाह की शर्तें 7B लेक्चर 7B में पढ़ेंगे, तो मैं वहां हर एक शर्त के साथ ही बताऊंगा कि यदि शर्त नहीं पूरी होगी तो विवाह फासिद होगा, इर्रेगुलर अनियमित होगा कि बातिल और शून्य होगा, वहां मैं बताऊंगा. देन यू शुड मेक अ लिस्ट जस्ट बिलो द 2 हेडिंग्स. वहां पे उस वीडियो को देखने के बाद इसके नीचे की हेडिंग में आप उनको जोड़ दीजिएगा. ओके, सो अर्थात मुस्लिम विवाह अगर सामान्य विवाह है तो उसका वर्गीकरण अलग है. अगर वह निश्चित समय के लिए तो मुता मैरिज है. ठीक है, मुता मैरिज फॉर सर्टेन टाइम. ओके, अगर विवाह जनरल भी है, शर्तें सभी पूरी हुई हैं तो विवाह वैध होगा. कुछ शर्तें अगर पूरी नहीं है तो सुन्नी विधि में या तो वो फासिद होगा या बातिल होगा, जबकि सिया विधि में केवल बातिल होगा. कोई भी शर्त अगर पूरी नहीं हो तो सिया विधि में क्या हो जाएगा? बातिल. सुन्नी विधि में वो फासिद या बातिल में से कहीं हो सकता है. नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सम ऑफ कंडीशंस ऑफ मैरिज टर्न द मैरिज इनटू फासिद मैरिज इन सिया लॉ एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सम अदर कंडीशंस मेक्स द मैरिज वाइड इन सुन्नी लॉ. ओके, non-fulfillment of conditions, some of the conditions of marriage turns the marriage into fasid marriage
irregular marriage in Sunni law only, not in Shia law, only in Sunni law. And non-fulfillment of other conditions turns the marriage into batil. While non-fulfillment of any other condition turns the marriage into batil in Shia law. शिया विधि में किसी भी शर्त का पूरा न किया जाना, किसी भी एक शर्त का पूरा न होना, किसी एक भी शर्त के पूरा न होने पर विवाह बातिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जबकि यहां सही होगा। कब? जब सारी शर्तें पूरी होंगी। नाउ व्हाट इज द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सही मैरिज, फासिद मैरिज एंड बातिल मैरिज? इनकी प्रकृति और परिणाम क्या है, इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इनमें अंतर है? In Sahih marriage, in a Sahih marriage, okay, when all conditions of a valid marriage have been fulfilled, the parties of marriage shall be recognized as husband and wife. The consummation will be valid. They will be mutual successor of each other. Marriage with any of the relatives would be prohibited for others, okay, any of them. Children would be legitimate and competent successor for both. Wife will have right to maintain, right of dower, and in case of dissolution of marriage, इद्दत वुड बी मैंडेटरी। सही विवाह में विवाह के सभी प्रभाव उत्पन्न होते हैं, पति पत्नी सक्षम उत्तराधिकारी होते हैं, एक दूसरे के पति पत्नी की मान्यता उन्हें मिलती है, उनके मध्य संभोग वैध होता है, उनकी संतानें धर्मज होती हैं, संतानें उनकी उत्तराधिकारी होती हैं और वे संतानों के उत्तराधिकारी होते हैं। पत्नी को भरण पोषण का अधिकार होता है, पत्नी को महर का अधिकार होता है, और पत्नी या पति के कुछ रिश्तेदारों से दूसरे का, यानी पति या पत्नी में से दूसरे का विवाह वर्जित होता है। जैसे लड़के के पिता से, लाइक विद फादर ऑफ हस्बैंड, हिज वाइफ कांट मैरी इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद हर हस्बैंड। पति के से विवाह खत्म होने के बाद भी उसके पिता से विवाह नहीं कर सकती है, ओनली इन केस ऑफ सही मैरिज। ये केवल वैलिड मैरिज में शर्त होगी, ओके। Now in batil, in case of batil marriage, the last one, batil, the marriage will be considered as null and void. विवाह को शुरू से ही शून्य माना जाएगा, null and void. They will have no status of husband and wife. उन्हें पति पत्नी नहीं माना जाएगा, okay? Consummation will not be legal. उनके बीच संभोग वैध नहीं माना जाएगा, ओके। देयर वुड बी नो राइट ऑफ मेहर और मेंटेनेंस अवेलेबल टू वाइफ। पत्नी को न तो मेहर का अधिकार होगा न भरण पोषण का अधिकार होगा, ओके। देयर विल बी नो नीड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिकॉज इट वाज नो मैरिज। विवाह भंग होने पर, भंग क्या है, विवाह तो है ही नहीं, तो विवाह भंग होने पर किसी इद्दत की जरूरत नहीं होगी। एंड चिल्ड्रन वुड बी इलेजिटिमेट फॉर फादर इन सुन्नी लॉ एंड फॉर बोथ इन शिया लॉ, बिकॉज इन शिया लॉ इलेजिटिमेट चाइल्ड आर नॉट इलेजिटिमेट फॉर फादर ओनली बट फॉर मदर आल्सो, ठीक है। अवैध संतान न केवल पति के लिए, पिता के लिए अवैध होती है, बल्कि माता के लिए भी अवैध होती है शिया लॉ में, ओके। एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप वुड बी कंसीडर्ड एज जीना एज एडल्ट्री। उनके बीच का जो शारीरिक संबंध होगा उसे जीना माना जाएगा, उसे व्यभिचार माना जाएगा, उसे जार कर्म माना जाएगा, ओके। In case of fasid, irregular marriage, husband and wife will get status of husband and wife, but there will be no mutual successorship.
between them. Wife will have right of dower only in case of completion of consummation, when intercourse has been made after marriage, and even after happening of intercourse, only the lesser amount of meher whether it is meher musanna or meher muslim, a certain meher or customary meher, the amount of lesser meher could be provided to her. Okay. Wife had no right to be wife will have no right to be maintained if there is no consummation. There could be no need of iddat. Only after consummation, if marriage is dissolved, there would be need of iddat only for 3 months or 3 menstruation phase course. ठीक है? The children would be legitimate, but the children would be legitimate and succession of father and mother both. Here I should quote a marriage, a historical marriage of the great King Akbar and Jodha Bai. Because Jodha Bai was a non-Muslim, she was Hindu, and as a condition of Muslim marriage, the male must be Muslim, but female must not be Hindu or Kitabiya or one of the person who worship of fire. Okay, who pray the fire, जो अग्नि की पूजा करते हैं, it means Parsi. तो either statue prayers or fire prayers. The bride must not be belong to Hindu community or Persian community. But if she belongs to any of these communities, Hindu or Parsi, even the marriage would be fasid in case of Sunni law, but it would be batil void in case of Shia law. Because Akbar was Sunni, so his marriage with Jodha Bai, being a Hindu, was not Sahih but Fasid. So why the children of Akbar and Jodha Bai were legitimate. इस प्रकार अकबर और जोधा बाई की संतान जहांगीर, the Prince Salim, was a legitimate child of his parents. ठीक है, अपने माता पिता का वो धर्म संतान था. So in case of fasid marriage, consummation intercourse is valid. Children would be legitimate for father and mother both, and competent successor for father and mother both, and mother and father would be competent successor of their child. Okay, but there will be no mutual succession between the husband and wife, and meher would be payable only on consummation, and if it is ascertained, even then the lower amount would be payable to wife between a fixed amount of meher as meher musanna and a customary meher misl. Which one is lesser? जो कम होगा वो दिया जाएगा. ठीक है? And wife will have no right to be maintained by husband. Okay? And there will be no need of iddat if no consummation has been made. Whether the marriage has been dissolved due to death of husband or by act of parties. चाहे वो पति के मृत्यु से विवाह समाप्त हो या वो किसी कारण से समाप्त हो, इद्दत केवल 3 मास होगा, only for 3 months or 3 menstruation period courses. Okay?
So, among the three marriages, a study of फासिद marriage is very very important. इन तीन विवाहों में फासिद विवाह का अध्ययन बहुत जरूरी है. Because you have to know not only the nature of फासिद marriage, the effect of फासिद marriage, but the conditions of which non-fulfillment turns a marriage into फासिद marriage, which will be taught by me in next video 7th P. आपको न केवल फासिद विवाह के प्रभाव पढ़ने हैं, बल्कि किन शर्तों के पालन न किए जाने पर कोई विवाह फासिद होता है, यह भी पढ़ना है, और ये मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा. नाउ कम ऑन मुता मैरिज. इट इज अ temporary relation for certain time, for limited period of time, but recognized as marriage to make the consummation valid and children legitimate. This has been recognized by law, but only recognized in Shia. The origin and recognition of muta marriage was the long journey for trade by Arabian people, and during the travel they were usually made physical relationship with female of other groups, even after paying money. But to make that kind of relationship, to drag that kind of relationship out of prostitution, such kind of rule had been made. Okay, so in case of muta marriage, the essential element of both the parties must be competent. ठीक है, मुता विवाह में क्या है, दोनों ही पक्षकार सक्षम हों, must be competent, it means must be measured and of sound mind. ठीक है, must have their free consent. There must be proposal by one of the party and acceptance by other of the party, and there must not be prohibited relationship between the both for marriage, and the time period of marriage must be provided in the contract, otherwise it would be treated as a normal marriage. अन्यथा इसे नॉर्मल विवाह मान लिया जाएगा, सामान्य विवाह मान लिया जाएगा. ओके, the amount of dower mehar must be certain, otherwise the marriage would be void. इसमें मेहर की रकम और विवाह की अवधि दोनों निश्चित होनी चाहिए. The term of marriage might be for a day, for 2 days, for 1 year, 2 years, 3 years, 10 years, but it must be ascertain. ठीक है, निश्चित होनी चाहिए. Okay, the effect of marriage: consummation, intercourse will be valid, children would be legitimate child of father and competent successor of father and mother both, but there will be no mutual successorship between husband and wife. In case of no consummation, no intercourse, wife will be entitled to get just 1/2 amount of the fixed dower. There will be no right to be maintained by husband. There will be no application of talaq for dissolution of marriage, but if they are voluntarily separated from each other, it would be presumed that marriage has been dissoluted. There will be no need in case of no consummation, and no need of iddat in case of no consummation. If no intercourse has been done, there would be no need of iddat. If it has been done, then only for 2 months. Okay, and if after end of the limited period they are even in the relationship, then the marriage, muta marriage, will be turned into a normal marriage. Okay, but even there would be no mutual succession of between the husband and wife. Name of the case is Sohrat Singh versus Jafri Bibi, 1915, Privy Council.
1915 प्रिवी काउंसिल। तो मुता विवाह में क्या क्या है? यह एक अस्थायी संबंध है जो सीमित समय के लिए होता है। जब अरब के व्यापारी लंबी लंबी यात्राओं पर जाते थे तो आपस में उनको कहीं बाहर जाने पर किसी स्त्री से संबंध बनाने की जरूरत पड़ती थी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए। उन संबंधों में वो क्या करते थे? कुछ पैसा पे करते थे महिलाओं को। तो उसे प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति की सीमा से बाहर निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया मुता मैरिज का, अस्थायी विवाह। सब कुछ इसमें वेश्यावृत्ति जैसा है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त है और संतान को धर्मजता प्राप्त है। तो इसमें क्या है कि दोनों पक्षकार सक्षम हों, अर्थात स्वस्थ चित्त हों और वयस्क हों। आज के समय में फॉर टुडे द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस दे हैव कंप्लीटेड देयर एज ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, उनकी सहमति स्वतंत्र हो दोनों की, एक आदमी प्रस्ताव करे दूसरा स्वीकार करे। दोनों में विवाह करने के लिए संबंध ऐसा न हो कि विवाह प्रतिबंधित हो, दोनों के मध्य निषिद्ध संबंध न हो, और विवाह में अवधि का उल्लेख हो और मेहर का उल्लेख हो। ठीक है, अगर अवधि का उल्लेख नहीं होगा तो विवाह को निकाह मान लिया जाएगा, नॉर्मल मैरिज माना जाएगा। और यदि इसमें समय का उल्लेख है किंतु मेहर की रकम का उल्लेख नहीं है तो इसे शून्य विवाह मान लिया जाएगा। ये चीज नोटेबल पॉइंट। इफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अमाउंट ऑफ मेहर देन द मैरिज वुड बी कंसीडर्ड एज बातिल, एज वाइड मैरिज। इफ देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ टाइम पीरियड देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल मैरिज। ठीक है, और इसमें क्या होता है? संभोग वैध माना जाएगा, संतानें माता पिता सबके लिए धर्मज होंगी और सबके लिए सक्षम उत्तराधिकारी होंगी, किंतु पति पत्नी में आपस में उत्तराधिकार नहीं होगा। चाहे पति की मृत्यु हो या किसी भी तरह से विवाह विघटित हो, केवल 2 माह का इद्दत होगा। और यदि वह स्वेच्छा बीच में, समय की अवधि के पूरा होने से पहले बीच में कभी भी छोड़ के चले जाते हैं तो विवाह भंग मान लिया जाएगा। किंतु यदि वह अवधि समाप्त होने के बाद में साथ में बने रहते हैं तो विवाह को निकाह यानी सामान्य विवाह मान लिया जाएगा, सामान्य विवाह माना जाएगा, किंतु उनमें पारस्परिक उत्तराधिकार नहीं होगा। ये बात कही गई है शोहरत सिंह बनाम जाफरी बीबी 1915 प्रिवी काउंसिल में। सो you have been taught adequately the kinds of marriages, and it would help you, definitely it would help you to understand the provisions of marriage in Muslim law. Okay? आपने विवाह के प्रकारों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, निश्चित तौर से आपको आगे के बातों को पढ़ने में मदद करेगा। सो एंजॉय द लेक्चर। थैंक